सो वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर से हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। ये 2 पार्ट में है और आज इसका पार्ट 1 है। इसमें टोटल 9 MCQs है, सेक्शन 145 से 160 कवर है। और आज के क्वेश्चंस थोड़ा स्टेटमेंट टाइप हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के, तो थोड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट हो गए सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑथोराइज इंश्योरर मीन्स। जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट में ऑथोराइज इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। पहला ऑप्शन है एनी इंश्योरर कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, कोई भी इंश्योरर हो जो इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कैरी आउट कर रहा हो। दूसरा हो एनी इंश्योरर कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया एंड ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई IRDAI। ठीक है, वो इंश्योरर जो इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कैरी आउट कर रहा हो और उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, किसने ग्रांट किया हो, IRDAI। ये आपका होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे नोट करके मैंने दिया होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा अगर सर्टिफिकेट उसके पास है तो वो एक ऑथोराइज इंश्योरर है। तीसरा है एनी गवर्नमेंट इंश्योरेंस फंड ऑथोराइज टू डू जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो ऑथोराइज हो इंश्योरेंस करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बी और सी दोनों होगा। ठीक है, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। कोई भी इंश्योरर हो जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है इंश्योरेंस का, वो एक ऑथोराइज इंश्योरर नहीं हो जाएगा। उसके लिए उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ग्रांटेड बाई IRDAI। ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट इंश्योरेंस फंड भी ऑथोराइज इंश्योरेंस कही जाएगी। ठीक है, अगर वो ऑथोराइज है इंश्योरेंस करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, ये नॉर्मली होता है प्राइवेट वालों के लिए और ये है गवर्नमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेक्शन डील्स विथ नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। कौन सा सेक्शन आपका नेसेसिटी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क से डील करता है। मतलब ये कहता है कि आप बिना किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी आप पब्लिक में नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 146। ये आपको कहता है कि आप बिना एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के आप गाड़ी है पब्लिक में नहीं चला सकते। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है नो पर्सन शैल यूज एनी मोटर व्हीकल विदाउट हैविंग ए वैलिड पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। जो कि मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो हाँ, ये बात सही है, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के किसी को भी गाड़ी पब्लिक में चलाने की परमिशन नहीं है, मतलब उसको चला नहीं सकते, ऐसा इलीगल होगा बिना इंश्योरेंस से गाड़ी चलाना। दूसरा ऑप्शन है फॉर अ व्हीकल कैरिंग डेंजरस और हैजर्डस गुड्स देयर शैल ऑल्सो बी ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अंडर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो ये भी करेक्ट है, अगर कोई ऐसा मोटर व्हीकल है जो डेंजरस और हैजर्डस गुड्स कैरी कर रहा है तो उसके पास नॉर्मल इंश्योरेंस के अलावा एक और इंश्योरेंस होना चाहिए अंडर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा उसको पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कैरी करना होता है। तो ये बात आप याद रखना, ये भी करेक्ट है। तीसरा है द व्हीकल ऑन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस नॉट कनेक्टेड विद एनी कमर्शियल एंटरप्राइज आर एग्जेम्प्टेड टू हैव पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। ये भी सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वो गाड़ियाँ है जो किसी कमर्शियल काम में यूज़ नहीं आती है। ठीक है, कमर्शियल काम को छोड़ के अगर बाकी दूसरे यूज़ में आती है तो उन गाड़ियों को पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस लेने से एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, उनको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, डिफेंस की गाड़ियाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफेंस की गाड़ियाँ होती है वो किसी कमर्शियल काम के लिए यूज़ नहीं आती, वो बस डिफेंस के लिए यूज़ आती है। तो उनको वहाँ पे पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है सड़क पे चलाने के लिए। ठीक है, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इंश्योर्स द पर्सन। अब आपका जो मोटर व्हीकल का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो क्या क्या कवर करता है, बेसिकली यही पूछा इस क्वेश्चन में। तो पहला पढ़ते हैं अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी विच में बी इंकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ और बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन। अगर आपके मोटर व्हीकल से किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी को इंजरी हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी आपके पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में कवर होता है। ठीक है, उसके लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपका जो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है वो आपको इंश्योर करके रखता है। और इसमें कोई ऑनर ऑफ गुड्स भी हो सकता है या फिर उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी इंकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्ड पार्टी कॉस्ड बाय द यूज ऑफ मोटर व्हीकल।
ये भी सही है। अगर आपकी मोटर व्हीकल से कोई थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, फॉर एग्जांपल गलती से आपने गाड़ी है किसी के प्राइवेट घर में घुसेड़ दी, मतलब किसी के घर में घुसेड़ दी, उसका घर डैमेज हो गया, या फिर आपने किसी दूसरे कार को डैमेज कर दिया ठोकर मार के, या फिर आपने कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, तो वो सब भी आपके पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में कवर होता है। ठीक है, उसके लाइबिलिटी के अगेंस्ट है जो आपका पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है वो आपको इंश्योर करके रखता है। थर्ड ऑप्शन है अगेंस्ट द डेथ और बॉडली इंजरी टू एनी पैसेंजर्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल कॉस्ड बाय द यूज ऑफ मोटर व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस। अब आपके मोटर व्हीकल ने किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को टक्कर मार दी और उसमें किसी पैसेंजर की डेथ हो गई या फिर कुछ को इंजरी हो गई, तो वो भी आपके पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में कवर होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये तीनों सही है। ऑप्शन 4 है डजन इंश्योर ग्रेटिटुअस पैसेंजर ऑफ ए मोटर व्हीकल। ग्रेटिटुअस पैसेंजर होता है जो फ्री लिफ्ट वाले पैसेंजर होते हैं। अगर आप गुड्स व्हीकल चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, अगर आपने रास्ते में किसी को एक फ्री लिफ्ट दे दी, ठीक है, तो उस पैसेंजर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेटिटुअस पैसेंजर। अगर आगे चल के आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये चीज़ आपकी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, ये बात आप याद रखना। ठीक है, इसलिए किसी को लिफ्ट नहीं देते हैं। ग्रेटिटुअस पैसेंजर्स आपका जो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है उसमें कवर नहीं होते। तो ये चारों पॉइंट सही है, आप चारों पॉइंट याद रखना। ठीक है, बेसिकली ये बात करता है कि आपका पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है वो क्या क्या कवर करता है। मैं वापस पढ़ दे रहा हूँ। अगर आप किसी को इंजर करते हो या किसी की डेथ हो जाती है आपकी गाड़ी की वजह से, तो वो चीज़ किसमें कवर होती है, इंश्योरेंस में। या फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज करते हो तो वो भी इसमें कवर होती है। या फिर आप किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के पैसेंजर्स को डैमेज करते हो, मतलब उनको अगर इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो वो भी आपके पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में कवर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रेटिटुअस पैसेंजर होता है ये कवर नहीं होता। कवर होना मतलब उस केस में जो आपका इंश्योरर है वो आपको कंपनसेट करेगा, उनको, मतलब आपको नहीं करेगा, उनको कंपनसेट करेगा कुछ अमाउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1 2 3 4 सब करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु शैल प्रिस्क्राइब ए बेस प्रीमियम एंड द लाइबिलिटी ऑफ एन इंश्योरर इन रिलेशन टू सच प्रीमियम फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इसके पास पावर है कि वो एक आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसका एक बेस प्रीमियम प्रिस्क्राइब करे, और उस बेस प्रीमियम के अगेंस्ट जो लाइबिलिटी होगी इंश्योरर की, क्या क्या लाइबिलिटी होगी उस बेस प्रीमियम के अगेंस्ट, वो आपका प्रिस्क्राइब करे। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो ये जो पावर होता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसका बेस प्रीमियम प्रिस्क्राइब करती है, उसके अगेंस्ट क्या क्या जो लाइबिलिटी होगी इंश्योरर की वो प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो प्रिस्क्राइब्स इन कंसल्टेशन ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कंसल्टेशन लेती है IRDAI का। ठीक है, IRDAI खुद नहीं करती प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन कंसल्टेशन इसका लेती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर द क्लेमेंट एक्सेप्ट्स द ऑफर फॉर सेटलमेंट मेड बाय द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, द पेमेंट शैल बी मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, क्लेमेंट क्या होता है? क्लेमेंट होता है जो थर्ड पार्टी हु इज द विक्टिम ऑफ योर व्हीकल। ठीक है, आपने अपनी गाड़ी से जिसको इंजर किया है या फिर किसी की डेथ हो गई है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो वो क्लेमेंट होता है। ठीक है, अब होता क्या कि अगर आपने किसी को इंजर कर दिया तो एक सेटलमेंट मांगता है, तो ये आप है। ठीक है, ये क्लेमेंट है जिसको आपने ठोका है, ये एक सेटलमेंट मांग रहा है, तो इसको सेटलमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके इंश्योरेंस कंपनी की। अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? एक ऑफिसर डेजिग्नेट करती है। ये ऑफिसर क्या करता है? क्लेमेंट से मिलता है और एक सेटलमेंट रीच करने की कोशिश करता है। अब इसने कुछ एक अमाउंट ऑफ़र किया है इसके ऑफिसर ने। ठीक है, इसको एक अमाउंट ऑफ़र किया और ये मान गया, तो एक तरह से दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हो गया। एक सेटलमेंट हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को कितने दिनों के अंदर इसको पैसा पूरा पे करना होता है। ठीक है, बेसिकली यही पूछा है, तो इसका आंसर है सी। एक सेटलमेंट रीच हो जाने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको 30 दिन के अंदर पैसा जो है क्लेमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो यह बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Where a person transfers the ownership of his motor vehicle to another person, the certificate of insurance shall be deemed to have been transferred in favor of the person to whom the motor vehicle is transferred. तो ये सही बात है। अगर आप अपनी गाड़ी किसी को ट्रांसफ़र करते हो
तो उस केस में जो आपका पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस होता है गाड़ी का, वो उसके नाम पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, डीम टू हैव ट्रांसफर, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है द ट्रांसफर शैल अप्लाई विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द इंश्योरर फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन रिगार्ड टू द फैक्ट ऑफ ट्रांसफर एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये भी सही है, जिसको आपने गाड़ी ट्रांसफ़र की है उसको 14 दिन के अंदर जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसको कांटेक्ट करके अपने सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस में जो चेंजेस होते हैं, नेसेसरी चेंजेस, उसको करवा लेना होता है। भले ऐसा गाड़ी ट्रांसफ़र के टाइम ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है वो भी ट्रांसफ़र हो गई है, फिर भी उसको 14 दिन के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो करवा लेने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, any person driving a motor vehicle in any public place shall, on being so required by a police officer in uniform authorized in this behalf by the state government, produce। अब अगर कोई आदमी मोटर व्हीकल पब्लिक प्लेस में ड्राइव कर रहा है तो उसको कोई पुलिस ऑफिसर है जो यूनिफॉर्म में है और उसको ऑथोराइज़ किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो आपसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है और क्या क्या आपको रखना चाहिए, बेसिकली यही पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, हाँ ये आपको हमेशा रखना है, पुलिस ऑफिसर आपसे मांग सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ ये भी। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये भी रखना जरूरी है, पीयूसी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्वियसली होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल का सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऐसा माना जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है। 6th ऑप्शन है व्हीकल सेल सर्टिफिकेट, नहीं, गाड़ी का जो सेल सर्टिफिकेट है ये बस आपको जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उस टाइम काम आता है, उसके बाद इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। आंसर इज सी। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपको कोई एग्जाम्पशन दिया गया है किसी चीज़ से तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको पुलिस ऑफिसर को दिखाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द पुलिस ऑफिसर शैल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर एन एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ क्लेम विद इन डैश मंथ्स एंड सबमिट द सेम टू द क्लेम्स ट्रिब्यूनल। अब सपोज कीजिए कि जो क्लेमेंट है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बीच में कोई सेटलमेंट रीच नहीं हो जाती है। ठीक है, इंश्योरर कुछ पैसा ऑफर कर रहा है लेकिन जो क्लेमेंट है वो मान नहीं रहा, तो इस केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है इसके बाद। ठीक है, क्या सेटलमेंट होना चाहिए, तो उस केस में वहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, उसको एक्सीडेंट का एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करना होता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल को, ताकि क्लेम्स ट्रिब्यूनल ये सब अच्छे से देख सके, जज कर सके कि क्या सेटलमेंट होना चाहिए। तो उस केस में उसको कितने दिनों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है एक्सीडेंट की वो सबमिट करना होता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल को, बेसिकली यही पूछा है। इसका आंसर है सी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को 3 मंथ्स के अंदर एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको क्लेम्स ट्रिब्यूनल को सबमिट करना होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से 9 या 10 क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ हमारा जो ये इंश्योरेंस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।